नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा था अभिप्रेरणा, जिसके प्रथम भाग में हमने अभिप्रेरणा के अर्थ तथा परिभाषा पर चर्चा करी तथा द्वितीय भाग में हमने अभिप्रेरणा के प्रकारों को देखा था। मित्रों, आज हम अभिप्रेरणा के तृतीय भाग में अभिप्रेरणा की विशेषताओं तथा उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे प्रथम जो हमारा प्रकरण रहेगा वह है अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा की विशेषताओं से हम अपने प्रकरण को शुरू करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम अभिप्रेरणा की विशेषता क्या है? व्यक्ति के जीवन में अभिप्रेरणा का अत्यधिक महत्व होता है। ये बात जब हम अभिप्रेरणा के प्रकारों को पढ़ रहे थे, अब्राहम मैस्लो के बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें हम लोगों ने जान लिया था कि हमारे व्यक्ति के जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए क्या है, प्रेरणा अत्यधिक आवश्यक होती है। यदि व्यक्ति को प्रेरणा नहीं मिल रही है, कहीं से वह अभिप्रेरित नहीं हो पा रहा है, तो वह क्रिया को करने के लिए सक्रिय नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे जीवन में क्या है, अभिप्रेरणा का अत्यधिक महत्व होता है, बहुत ज्यादा महत्व होता है, जो हमें क्या करती है, कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है। उसके बाद है दूसरी हमारी प्रेरणा। प्रेरणा की विशेषता, हर रुचिपूर्ण कार्य के पीछे प्रेरणा सक्रिय होती है। ऐसा कोई भी कार्य जो हमें अच्छा लगता है, जिसमें हमारी रुचि है, जिसको करने की हमारी रुचि है, उस कार्य के पीछे कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा ही भागीदार होती है, अभिप्रेरणा ही सक्रिय होती है। अभिप्रेरणा के द्वारा अभिप्रेरित होकर के हम उस कार्य को और रुचिपूर्ण बना सकते हैं। ठीक है। तृतीय विशेषता क्या है? अभिप्रेरणा जीव के व्यवहार को अभिप्रेरणा जीव के व्यवहार को नियंत्रित करती है। ठीक है। अभिप्रेरणा क्या करती है? हमारे किसी भी जीव के व्यवहार को नियंत्रित करेगी, उसकी आवश्यकता, उसको क्रियाशील बनाएगी। किसी भी क्रिया को करने के लिए जो उसे आवश्यकताएं होंगी, किसी भी मानव को या जीव को जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अभिप्रेरणा उसे क्रियाशील बनाती है। इसलिए हमारे व्यवहार को क्या करती है, पूरी तरीके से नियंत्रित करती है। चतुर्थी विशेषता क्या है? सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का व्यवहार प्रेरित होता है। अभिप्रेरणा के द्वारा जितने भी व्यक्ति सफलता प्राप्त करने वाले हैं, अर्थात जो भी बालक सफलता प्राप्त करने वाला है, परीक्षा को सफल बनाने वाला है, उत्तीर्ण करने वाला है, या शिक्षक अपने सिलेबस को सफल बनाने वाला है, सुचारू ढंग से विद्यार्थियों तक पहुंचाने वाला है, इन सफल लोगों के पीछे सफल लोगों का व्यवहार भी किससे प्रेरित होता है? केवल और केवल अभिप्रेरणा से ही प्रेरित होता है। जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उन वो अभिप्रेरित थे, वे मोटिवेट थे, तभी जा करके वो क्या हो पाए हैं, सफल हो पाए हैं। यदि अभिप्रेरणा ही नहीं होती, यदि वो मोटिवेट ही नहीं होते, तो ना वो कभी सफल हो पाते, ना उनकी कभी नौकरी लग पाती, ना वो अपने माता पिता का नाम अपने समाज में प्रतिष्ठित करवा पाते। इसलिए हमारे व्यवहार को परिवर्तित करने में भी, व्यवहार को प्रेरित करने में भी अभिप्रेरणा का ही महत्व होता है। ठीक है। उसके बाद है हमारी अभिप्रेरणा बहुव्यापी बहुव्यापी महत्व की धारणा है। ठीक है। अभिप्रेरणा कैसी है? बहुव्यापी महत्व की धारणा है। अभिप्रेरणा के द्वारा ही हम विभिन्न क्षेत्रों में, केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, लोगों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। लोगों का व्यवहार प्रेरित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए बहुव्यापी है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में देख लो, एजुकेशनल साइकोलॉजी के एरिया में है, वो भले ही बिजनेस वाणिज्य के क्षेत्र में हो, प्रबंधन मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, और उद्योग वगैरह हैं, खेल है, या कहीं नेतृत्व है, कोई नेता है वो नेतृत्व करता है अपने समाज का। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अभिप्रेरणा ही सब समाज में, पूरे क्षेत्र में, हर सब क्षेत्र में हमें क्या करती है, अभिप्रेरित करती है। ठीक है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान में हम शिक्षा के बारे में जानते हैं, शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान से उसके संबंध कैसे जुड़े हुए हैं, उसके द्वारा हम छात्रों को पढ़ाते हैं, तब जाकर के वो लोग और ज्यादा प्रेरित होते हैं उसे जानने के लिए। वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार और व्यवहार के क्षेत्र में जब हम देखते हैं कि एक बिजनेसमैन है, वह बहुत अच्छा बिजनेस करता है, अपनी कंपनी को ऊंचे स्तर पर लेकर पहुंचा हुआ है, यदि उसे आगे अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा, उसे मोटिवेट नहीं किया जाएगा, या ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस में बहुत कुछ हार चुका है, खो चुका है, ऐसे व्यक्ति को अगर अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा, तो उसका बिजनेस पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। प्रबंधन के क्षेत्र में आप देखते होंगे कि बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, एक उनका मुखिया होता है। जैसे विद्यालय की बात करें तो शिक्षक कर्मचारी हैं, और उनका मुखिया कौन होता है? प्रधानाचार्य होता है। तो उसके द्वारा उन पर उन्हें क्या किया जाता है, मोटिवेट
उन्हें अभिप्रेरित किया जाता है कि तुम और ज्यादा अच्छी मेहनत कर सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने आप में परिवर्तन ला सकते हो। इस प्रकार से उन्हें अभिप्रेरणा देते रहता है। तो अभिप्रेरणा हमारी बहुव्यापी होती है, विभिन्न प्रकार से हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अभिप्रेरणा उद्देश्यपूर्ण होती है। पहले भी हम जान चुके हैं, जब हमने अभिप्रेरणा के प्रकार पढ़े, तो अभिप्रेरणा निरंतर चलने वाली एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है, लक्ष्य की प्राप्ति करवाती है। ठीक है, उसके बाद है अभिप्रेरणा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत अर्थात निरंतर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें बिल्कुल बाधाएं नहीं आती हैं, हम हमेशा लोगों से अभिप्रेरित होते रहते हैं, हमारी जो कार्य करने की शक्ति है उसे गति मिलती रहती है। ठीक है, उसके बाद देखें तो क्या है, यह व्यवहार में परिवर्तन करती है। जो हमारा बिहेवियर है, व्यवहार है, उसे पूरी तरीके से परिवर्तित करती है। कौन? अभिप्रेरणा। हमारी सोच कैसी है, सोच को बदलेगी, अभिप्रेरणा के द्वारा ही हमारी सोच बदलेगी। हमारा जो कार्य करने का तरीका है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, वह जीवन शैली अभिप्रेरणा से प्रभावित होती है। जो भी चीजें हैं, जितना भी परिवर्तन हमारे व्यवहार में आएगा, उसमें अभिप्रेरणा का बहुत अधिक क्या होता है? महत्व होता है। ठीक है, तो ये थी अभिप्रेरणा की विशेषताएं। निष्कर्षतः आप देख सकते हैं कि अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और सफलता सफलता और दिशा का निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभिप्रेरणा क्या करती है? किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में, बिहेवियर में, उसकी सफलता में, अचीवमेंट्स में और उसकी लाइफ की दिशा निर्धारण करने में, किस दिशा में उसका जीवन जाएगा, उसके जीवन को कौन सी दिशा मिलने वाली है, इस सब का निर्धारण भी कौन करती है? हमारी अभिप्रेरणा ही करती है। ठीक है, यह वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के भीतर ऊर्जा, उत्साह, निरंतरता का संचार करती है। अब क्या, अभिप्रेरणा एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो किसी भी जीव के अंदर, किसी भी प्राणी के भीतर या व्यक्ति के भीतर क्या करती है? ऊर्जा, शक्ति को, उस शक्ति का संचार करती है, शक्ति को उत्पन्न करती है। उत्साह अर्थात और ज्यादा मोटिवेशन, और ज्यादा उसे उत्साहित करती है किसी भी कार्य को करने के लिए, और उसके कार्य को निरंतरता देती है, गतिशीलता प्रदान करती है। ठीक है, हर जीवन के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता और प्रभावशीलता को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में देख लो आप, हम अभिप्रेरणा की जो कुशलताएं हैं, उपयोगिताएं हैं या कार्य कुशलताएं हैं उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अभिप्रेरणा के द्वारा हम लोग प्रेरित होकर के अपने कार्यों के प्रति क्रियाशील हो सकते हैं, इसलिए उन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये थी अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अब अगर आपको संक्षेप में देखनी है तो आप संक्षेप में भी यहाँ पे देख सकते हैं, सारी लिखी हुई है संक्षेप में। चलिए, अब बात करते हैं हम प्रेरणा के उद्देश्यों पर। सर्वप्रथम उद्देश्य देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब प्रेरणा के उद्देश्य शिक्षा, कार्य, व्यवहार, व्यक्तिगत विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, ये बात हम समझ चुके हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो अभिप्रेरणा है, बहुत ज्यादा उसका महत्व होता है, क्योंकि बालक को जब तक अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा तब तक वो पढ़ाई में रुचि नहीं ले पाएगा। कार्य में इसकी बहुत ज्यादा महत्वता होती है। कोई कर्मचारी है, उसको अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा कि तुम और अच्छा कार्य कर सकते हो, तो वह अपने उसी क्रियाकलापों में रह जाएगा। और व्यवहार में जब तक व्यक्ति को सामाजिक तौर पर प्रेरित नहीं किया जाएगा, तो उसका व्यवहार परिवर्तित नहीं हो पाएगा, वो लोगों से मिलने का जो उसका तरीका है वह बदल नहीं पाएगा, और व्यक्तिगत विकास भी हमारा नहीं हो पाएगा, हमारा अपना विकास भी नहीं हो पाएगा। यदि खुद हम मोटिवेट नहीं हैं, तो हमारा खुद का विकास भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण हमारी अभिप्रेरणा ही मानी जाती है। ठीक है, अब अभिप्रेरणा का उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि हमने उसको शिक्षा प्रदान कर दी या उसको कार्य की प्राप्ति करवा दी किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, अभिप्रेरणा केवल कार्य की प्राप्ति नहीं करवाती है, बल्कि क्या करवाती है? हमारा संपूर्ण मानसिक विकास करती है, हमारा संपूर्ण बौद्धिक विकास करती है, और हमारा सामाजिक विकास करती है। प्रेरणा के द्वारा ही हमारा मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास होता है। केवल उसका कार्य इतना नहीं है कि वह हमें सफलता प्राप्त करवाएगी, उसका कार्य यह भी है कि क्या करेगी? वह बालक का मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास करेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके उद्देश्यों पर। सर्वप्रथम है व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करना। इसका सर्वप्रथम कार्य उद्देश्य ही है कि यह व्यक्ति को क्या करेगी? किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करेगी। जब तक उसको उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होगी, तब तक वह प्रेरित नहीं हो पाएगा। आवश्यकता होने पर अभिप्रेरणा उसको क्या करती है? उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, उसके बाद है उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करना। पहले से
पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी हम द्वितीय भाग में हमने पढ़ा था कि अभिप्रेरणा के द्वारा ही बालक क्या करता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तो लक्ष्य प्राप्ति में सहायता अभिप्रेरणा का दूसरा कार्य होता है। और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, पॉजिटिव इफेक्ट डालना, उसमें पॉजिटिव तौर पर उसको परिवर्तित करना, बदलना। ठीक है, व्यवहार में केवल सकारात्मक पॉजिटिव परिवर्तन लाना ही अभिप्रेरणा का उद्देश्य है, नकारात्मक परिवर्तन लाना नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुबह शाम मंदिर जाता है और उसमें अब अभिप्रेरणा के द्वारा निगेटिविटी आ गई है, नकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ गए हैं, ऐसा नहीं। केवल सकारात्मक प्रभाव वह डालती है। जैसे उसको जिम्मेदार नागरिक बनाना, उसको आत्मनिर्भर बनाना, अपने आप पे वो भरोसा करे कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इस प्रकार से उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उनको क्या करना, सेल्फ डिसिप्लिन देना, अनुशासन उन्हें देना, इस प्रकार के उनके क्या कर सकते हैं, सकारात्मक परिवर्तन उसमें अभिप्रेरणा द्वारा ही किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय बनाना। सीखने की प्रक्रिया को भी क्या करती है, सक्रिय बनाती है। जब जब हम अभिप्रेरित होंगे तो हम सक्रिय होकर के, एक्टिव होकर के उस चीज को सीखते हैं। जब तक हम अभिप्रेरित नहीं हैं तो हम क्या है, एकदम सुषुप्त अवस्था में किसी भी चीज को सीखते हैं। जैसे हम कक्षा में अगर आप पढ़ाने जाएंगे तो आप देखेंगे, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, जैसे हिंदी ले लो, हिंदी आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते आप देखेंगे कि बच्चे 10-15 मिनट बाद सोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेट नहीं है, अभिप्रेरित नहीं है। जब तक उन्हें अभिप्रेरणा, मोटिवेशन नहीं दिया जाएगा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हारे काम की चीजें हैं, तुम्हारे काम आएंगी, तब तक वो ग्रहण नहीं करना चाहते हैं उस चीज को, और उठ के सोने लगते हैं कक्षा में। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा क्या करती है, सीखने में बच्चों को, विद्यार्थियों को या व्यक्ति को प्रेरित करती है, कि सक्रिय बनाती है कि तुम सीखो। ठीक है, उसके बाद है सृजनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहन। क्या करती है अभिप्रेरणा, व्यक्ति के भीतर जितनी भी सृजनात्मकता छिपी हुई है, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी छिपी हुई है, उस क्रिएटिविटी को और नवाचार की भावना को उजागर करती है। अर्थात नई चीजों को जानने की जो भावना है, उस भावना को उनमें क्या करती है, उत्पन्न करती है। या नया सोचने की, नए जानने की, नए विचार करने की, नए तत्व पैदा करने की, इस प्रकार के भावों को व्यक्ति के अंदर उत्पन्न करना ही अभिप्रेरणा का क्या है, कार्य है। ठीक है, उसके बाद है समस्याओं का समाधान खोजने की शक्ति विकसित करना। अब प्रेरणा का अगला कार्य ये बताया कि बालक को एक समस्या है, जब तक उसे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक वह उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकता है। तो दूसरा कार्य यह है बालक का, अभिप्रेरणा का, कि वह क्या करेगा, वह क्या करेगी, बालक को समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, समस्या का उपाय ढूंढने के लिए उसकी शक्ति को विकसित करेगी। मानो एक गणित के विद्यार्थी को बहुत कठिन सवाल दे दिया गया और उससे कहा गया कि यह तुम्हें खुद करना है, केवल उसे नियम बताए गए कि तुम इन नियमों से इसको हल कर सकते हो। अब विद्यार्थी के सामने समस्या आई, जब तक उसे अभिप्रेरित नहीं किया गया, उसके शिक्षक द्वारा उसे समझाया नहीं गया कि तुम इसे खुद से कर सकते हो, तब तक वह उस चीज को नहीं कर सकता था। इसलिए अभिप्रेरणा हमारी शक्ति का विकास करती है, सीखने की शक्ति का विकास करती है, समाधान खोजने की, उपाय खोजने की शक्ति का क्या करती है, विकास करती है। ठीक है, उसके बाद है आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि बढ़ाना। हमारा क्या करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना और ज्यादा मजबूत करना, ताकि वह क्या कर सके, सारे कार्य अपने आप स्वयं से कर सके, या उस पर इतना विश्वास आ जाए कि जो कार्य 2 दिन पहले मुझसे नहीं होता था, उस कार्य को मैं अब खुद से कर सकता हूँ। इस प्रकार का आत्मविश्वास बालकों के अंदर विकसित करना और आत्मसंतुष्टि को बढ़ाना। आत्मसंतुष्टि कैसे बढ़ेगी अभिप्रेरणा से, वह अभिप्रेरित होकर के किसी कार्य को करेगा और कल जाकर उसमें सफल हो जाएगा, तो उसे क्या होगा, उससे आत्मसंतुष्टि मिलेगी। ठीक है, उसकी जो आत्मा है वह संतुष्ट होगी कि मेरे द्वारा किए गए कार्य से मैं सफल हुआ हूं। तो इस प्रकार से उसे आत्मसंतुष्टि भी मिल जाएगी और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि हाँ मैं अपना कार्य स्वयं से कर सकता हूँ, या मेरे द्वारा ये कार्य जो किया गया है इसको मैं सफल बना सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद है संगठन संस्था में की प्रगति में योगदान। अर्थात जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में जो भी हमारे संस्थान या संगठन है कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, उसकी प्रगति में भी अभिप्रेरणा क्या करती है, योगदान देती है। जैसे हम अपने संगठन के कर्मचारियों को अभिप्रेरित करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने आप को और मजबूत बनाइए। इस प्रकार से क्या होगा, उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। जब तक हम उन्हें डांटते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, तब तक वो क्या है, बिल्कुल भी रुचि लेकर के कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए क्या है, उनके साथ हमें एकदम सख्ती से पेश ना आकर के कोमलता के साथ उनके साथ क्या करना होता है, व्यवहार
करना होता है। इसी से हमारी जो है संस्था की गुणवत्ता बढ़ती है, जो क्वालिटी है वो बिल्ड होगी हमारी संस्था की, और उसका और ज्यादा विकास होता चला जाएगा, और हमारी जो संस्था या हमारा जो संगठन बना हुआ है वो अपने लक्ष्य की क्या कर लेगा, प्राप्ति कर लेगा। इसलिए संगठन की जो प्रगति है, संगठन का जो विकास होना है, उसमें अभिप्रेरणा की बहुत ज्यादा महत्वता होती है, और बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अभिप्रेरणा की होती है। ठीक है दोस्तों, ये थे अभिप्रेरणा के उद्देश्य। प्रथम हमने देखा अभिप्रेरणा की विशेषताएं, और अब हमने देखा अभिप्रेरणा के उद्देश्य। धन्यवाद दोस्तों। अगर कक्षा अच्छी लगी तो कक्षा को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।